वेलकम स्टूडेंट्स, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 1 12th आरबीएसई राजस्थान बोर्ड के चैप्टर नंबर 1 के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युत की। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं स्थिर वैद्युत की। स्थिर वैद्युत की जो है वो एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें आवेश से उत्पन्न क्षेत्रों के बारे में अध्ययन किया जाता है कि कोई भी जो चार्ज होता है वो कौन कौन से क्षेत्रों को जनरेट करता है, कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न करता है अपने चारों तरफ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसके बारे में अपन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। सबसे पहले थैलस नामक एक वैज्ञानिक था। उसने बताया कि जब भी दो कुचालक वस्तुओं को आपस में रबिंग करते हैं, रगड़ते हैं, तो रगड़ने पर उनके बीच में एनर्जी जनरेट होती है घर्षण की प्रक्रिया में, और घर्षण की प्रक्रिया में एनर्जी उत्पन्न होने के कारण एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण दूसरी वस्तु पर हो जाता है। जैसे मान लीजिए रबिंग में आपने रेशम का कपड़ा लिया और इस रेशम के कपड़े को आपने ग्लास रोड, कांच की छड़ के साथ आपने रबिंग की। जब इन दोनों के बीच में आप घर्षण करेंगे, रबिंग करेंगे, तो रबिंग करने पर कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन जो है वो रेशम के कपड़े पर चला जाएगा। ठीक है, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। जब आप रबिंग करेंगे, दो पार्टिकल्स को रबिंग करते हैं, रबिंग करने के कारण एनर्जी जनरेट होती है, और एनर्जी जनरेट होने के कारण एक पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन जो है वो मीट होगा, निकल जाएगा, उत्सर्जन हो जाएगा, दूसरा पार्टिकल उसको क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण रेशम के कपड़े पर हो गया, और आप जानते हैं अब चूंकि कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन गया है तो इस कारण से कांच की छड़ जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी और रेशम का जो कपड़ा है वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ऐसे उन्होंने दूसरा एग्जांपल लिया। दूसरे एग्जांपल में उन्होंने क्या किया, उन्होंने एबोनाइट धातु की छड़ को रबिंग कराया उन्होंने बिल्ली की खाल से, कैट स्किन से। एबोनाइट धातु की छड़ को बिल्ली की खाल से रबिंग कराया, तो उन्होंने देखा कि इस प्रोसेस के अंदर बिल्ली की जो खाल है वो पॉजिटिव हो गई और एबोनाइट धातु की छड़ जो है वो नेगेटिव हो गई। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि अब जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ है वो बिल्ली की खाल से हुआ है, कैट की स्किन से हुआ है, और किस पे आ गया है वो इलेक्ट्रॉन, एबोनाइट धातु की छड़ पे। इस कारण एबोनाइट धातु की छड़ कैसी हो गई है, नेगेटिव, और बिल्ली की जो खाल है वो कैसी हो गई है, पॉजिटिव हो गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से आवेश जो है, हम आवेश के बारे में बात करें तो आवेश जो है एक द्रव्य का मूलभूत गुण है। आवेश को द्रव्य से अलग कर पाना असंभव है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आवेश उत्पन्न करने की विधियों के बारे में पढ़ते हैं हम। तो सबसे पहली विधि आवेश उत्पन्न करने की हम देखते हैं। आवेश तीन प्रकार की विधियों से उत्पन्न कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर, घर्षण द्वारा। घर्षण के द्वारा भी आपको बताया था कि जब भी आप दो कुचालक वस्तुओं को आपस में रबिंग करेंगे, रगड़ेंगे, तो रगड़ने पे आप देखोगे कि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण है वो दूसरी वस्तु पर हो जाएगा। सिंपल बात है, एक वस्तु ने इलेक्ट्रॉन को त्यागा है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और दूसरी वस्तु ने इलेक्ट्रॉन ज्ञान किया है तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। ये तो थी घर्षण की प्रक्रिया आपके पास में। अब जो दूसरा प्रोसेस है चार्ज को जनरेट करने का, वो है आपके कॉन्टेक्ट द्वारा, चालन या स्पर्श द्वारा। इसका सिंपल सा एग्जांपल आपको मैं देता हूं। चालन, कॉन्टेक्ट, फिजिकली कॉन्टेक्ट कैसे होगा देखिए। सपोज कीजिए आपके पास मोबाइल है, ठीक है, इस मोबाइल को हमने क्या किया, एक वायर के द्वारा पिन से कनेक्ट किया और इसको चार्ज किया, तो वो जो चार्ज है वो इस मोबाइल में आएगा। तो कहने का मतलब ये जो वायर है वो इस मोबाइल के फिजिकल कांटेक्ट में है, डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है, तो जो चार्ज है वो बैटरी को मिल रहा है। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कांटेक्ट द्वारा, चालन द्वारा जो आवेश उत्पन्न करते हैं वो किस प्रकार से उत्पन्न करते हैं। सपोज कीजिए आपके पास एक अनावेशित गोला है, आपके पास कोई दूसरा जो है वो आवेशित गोला है। इट इज द फर्स्ट कंडीशन। आप दो गोले देख रहे हैं, दो कंडक्टर देख रहे हैं।
पहला अनचार्ज है और दूसरा चार्ज है, क्या दोनों भी एक दूसरे कॉन्टेक्ट में नहीं है? ठीक है, ये कंडीशन नंबर 1 है। अब क्या करना है, चालन द्वारा या स्पर्श द्वारा आवेशन की प्रक्रिया के अंदर, प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि एक चार्ज पार्टिकल को या एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के या अनावेशित चालक के कांटेक्ट में लाया जाता है। अभी फर्स्ट कंडीशन के अंदर ये अनचार्ज है, इसके अंदर कोई आवेश नहीं है, ये दूसरा जो आपके सामने गोला है चार्ज है। अब देखिए, अगर इस कंडीशन को मैं देखूं, ये सेकंड कंडीशन को अंदर, तो यहां पे जो चार्ज बॉडी थी इसको मैं अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लेके आ गया हूं, डायरेक्ट कांटेक्ट में लेके आ गया हूं। तो क्या होगा, चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन की घटना में जो आवेश है वो दोनों गोलों में समान मात्रा में बढ़ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन के अंदर आपने देखा कि अनचार्ज बॉडी थी, इसके अंदर कोई आवेश नहीं था, अनावेशित था, और ये आवेशित वस्तु थी। इस आवेशित वस्तु को जब मैं अनावेशित वस्तु के संपर्क में लेकर के आया, आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में लेके आया, तो जो अनावेशित वस्तु है उसमें आवेशित वस्तु के द्वारा क्या हो गया, आवेश उत्पन्न हो गया। जिसका एग्जांपल मैंने आपको बताया कि आपके पास कोई मोबाइल है, उस मोबाइल को आपने क्या किया, वायर से कनेक्ट करके पिन, सॉकेट पिन से कनेक्ट कर दिया, तो वो जो पार्टिकल है आपके पास में, जो मोबाइल का चार्ज, मोबाइल है वो चार्ज होने लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या कर सकते हैं हम थर्ड केस के अंदर, इन दोनों गोलों को अलग अलग कर सकते हैं, इन दोनों गोलों को अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं, हम एग्जांपल द्वारा समझाते हैं इसको। सपोज कीजिए कि इस वाले गोले पर है आपके 10 माइक्रोकूलम चार्ज, और ये जो दूसरा गोला है आपका, इसके ऊपर है -20 माइक्रोकूलम चार्ज। पहले वाले गोले पर कितना चार्ज है, 10 माइक्रोकूलम, दूसरे वाले पर कितना है, -20 माइक्रोकूलम। आप इन दोनों को कांटेक्ट में लेकर के आ गए, और कांटेक्ट में लेके आने के बाद आपने क्या किया, इनको सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया। अगर आप इन दोनों को कांटेक्ट में लाने के बाद सेपरेट करोगे तो दोनों पे चार्ज का वैल्यू कितना होगा, दोनों पे चार्ज कितना रहेगा। तो देखिए, अगर इन दोनों को कांटेक्ट में लाने के बाद अगर मैं अलग करूं, तो सिंपल बात है, चार्ज कैसे निकालना है, दोनों के चार्ज को इक्वल कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो आपके सामने हो जाएगा 10 - 20/2 इज इक्वल टू -10/2 इज इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम। ठीक है, और देखते हैं एग्जांपल इसमें हम। मान लीजिए ये गोला ए है, ये गोला बी है धातु का। ठीक है, दोनों पे आवेश समान परिमाण का है, दोनों समान परिमाण के आवेश से आवेशित है। इस पर आपने गोला मान लिया, इस पर आवेश मान लिया Q, इस पर भी मान लिया Q, दोनों समान परिमाण के हैं। ठीक है, कोई तीसरा धातु का गोला आपने इसके बीच में रख दिया, ये अनावेशित है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं, दैट्स मीन Q इज इक्वल टू 0। अब इस गोले C को आप पहले कांटेक्ट में ला रहे हैं A के, पहले कांटेक्ट में ला रहे हैं हम इसको A के, और कांटेक्ट में लाने के बाद इसको हटा करके दोबारा कांटेक्ट में लाएंगे B के। अगर आप इसको पहले C के कांटेक्ट में, A के कांटेक्ट में ला रहे हो C को A के, तो इसके बीच में चार्ज कितना हो जाएगा, Q/2 और Q/2। कैसे, क्योंकि इस पर Q है, इस पे Q इज इक्वल टू 0 है, तो दोनों पे निकालेंगे तो Q + 0/2, Q + 0/2, इसका मतलब कितना हो गया, Q/2। ठीक है, अब ये आपका A और ये आपका C, A पर +Q है, इस पे 0 था, इसको इसके कांटेक्ट में लेके आए आप, तो आपने चार्ज निकाला तो Q + 0/2। ठीक है, तो Q/2 और Q/2। अब आप C को अगर B के टच में लेके आ रहे हैं, अब C को आप B के कांटेक्ट में लेके गए जिस पर कि Q चार्ज है, कांटेक्ट में लेके आ रहे हैं। अब हम बताएं कि अब C पर और B पर कितना चार्ज रहेगा, तो इसको निकालने का तरीका जैसे आपको मैंने बताया, दोनों के चार्ज को ऐड कर दीजिए, उसका हाफ कर दीजिए। तो चूंकि C पर Q/2 क्यों आया, क्योंकि C तो अनचार्ज था, C पे तो कोई आवेश ही नहीं था पहले, लेकिन C पे चार्ज क्यों आया, क्योंकि C को आप A के कांटेक्ट में लेके आए, C को आपने A के टच कराया, स्पर्श करा दिया। जैसे आपने स्पर्श कराया तो ये जो अनावेशित बॉडी थी, अनावेशित चालक था, वो भी आवेशित हो गया। किसके कारण,
इस गोले के कारण। दो आवेश का मान कैसे निकालना अपन ने, इस पर Q है, इस पे 0 है, तो Q प्लस 0/2, Q/2 इस पे आ गया, Q/2 इस पे आ गया। अब इसको आपने किसके टच कराया, तो आपके सामने आ जाएगा Q प्लस Q/2 अपॉन 2। इसका मतलब ये हो जाएगा 3Q/2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3Q/4। तो इसका मतलब आपके बी पर जो है आवेश, ए पर तो कितना हो जाएगा Q/2 3Q/4, और इस पर भी हो जाएगा आपके 3Q/4। तो चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन की जो घटना होती है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर आप एक अनावेशित चालक को आवेशित चालक के संपर्क में लेके आते हैं, ठीक है, और अनावेशित चालक को आवेशित चालक के संपर्क में लेके आते हैं, और उस पर क्या करते हैं, उस अनावेशित चालक को क्या करते हैं, आवेशित करते हैं। ठीक है, अब थर्ड जो मेथड है वो है इंडक्शन, प्रेरण द्वारा आवेशन। हम आवेश उत्पन्न करने की थर्ड प्रोसेस पे जाएंगे। पहला प्रोसेस हमने देखा घर्षण विद्युत के द्वारा, सेकंड हमने देखा चालन के द्वारा, कांटेक्ट के द्वारा, और जो थर्ड प्रोसेस है वो है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन देखो, प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या करेंगे, प्रेरण द्वारा आवेशन की घटना के अंदर तो देखिए थर्ड जो प्रोसेस पे हम बात कर रहे हैं वो आवेश उत्पन्न करने की तीसरी विधि की बात में बात कर रहे हैं हम, वो है प्रेरण द्वारा आवेशन की घटना। प्रेरण द्वारा आवेशन की घटना के अंदर क्या होता है कि आप किसी आवेशित चालक को अनावेशित चालक के स्पर्श नहीं कराते हैं, कांटेक्ट में नहीं लाते हैं, और जो अनावेशित वस्तु है उसमें विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न करते हैं। देखो इससे पहले जो प्रोसेस बताया था सिंपल सा मेथड है, मान लीजिए आपके पास कोई धातु का गोला है, इस धातु के गोले के आप टच में कांटेक्ट में लेके आगे, कोई धातु की रॉड लेके आगे कांटेक्ट में आ गए, तो सिंपल बात है इसका पूरा चार्ज इसमें चला जाएगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव है, ये अनावेशित है, इसका मतलब इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल बैलेंस है, इसलिए उदासीन है। धनावेश और ऋणावेश की मात्रा समान मात्रा में, इसलिए उदासीन है। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर मूव हो जाएंगे इस चार्ज को खत्म करने के लिए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण, यहाँ इलेक्ट्रॉन की जब कमी हो जाएगी तो यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को बता रहा था, कमी को बता रहा था, वो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से मूव होकर के चले गए। तो कांटेक्ट द्वारा आवेशन की घटना के अंदर क्या होता है, डायरेक्ट अपन कांटेक्ट में लाते हैं और वस्तु क्या करते हैं, आवेशित करते हैं। देखिए जो थर्ड प्रोसेस है, मान लीजिए इंडक्शन, इंडक्शन के मेथड, मान लीजिए आपके पास ये कोई धातु का गोला है, सपोज कीजिए, ठीक है, आप यहां पे कोई रॉड लेके आए, तो धनावेशित रॉड लेके आए, और इस रॉड को आपने इसके कांटेक्ट में नहीं लेके आए। ये जो धनावेशित छड़ है वो इस गोले के पास में है, आइए, लेकिन इसके आपने इसको स्पर्श नहीं कराया है। तो प्रेरण द्वारा जो आवेशन की घटना में क्या हुआ, चूंकि धनावेशित छड़ है और इसके स्पर्श नहीं हो रही, तो देखो इस गोले के इस वाले पृष्ठ पर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, और ये जो पृष्ठ है इधर वाला, इस पर कौन सा चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, पॉजिटिव। आई बात समझ में, हम पढ़ रहे हैं इंडक्शन मेथड, ठीक है। तो आप देखिए ये जो धनावेशित छड़ है, आप इसको धातु के गोले के स्पर्श करा रहे हो, सॉरी स्पर्श नहीं करा रहे हो, वहां पे आपने अगर इसको स्पर्श कराते, सपोज कीजिए आप इसको इसके स्पर्श कराते, तो इसका जो चार्ज है उसमें चला जाता है ना। अब आपने इसको इसके टच नहीं कराया है, इनके बीच में गैप है, बहुत कम गैप है, तो बेटा होगा क्या कि जब कम गैप होगा तो क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो इस पॉजिटिव ने नेगेटिव को अट्रैक्ट किया, तो इस स्पेयर के इस वाले पार्ट पर, इस वाले पृष्ठ पर तो नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो गया, वो धनावेश ऋणावेश को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, और इस वाले पृष्ठ पर आपके क्या हो गया, धनावेश उत्पन्न हो गया, ठीक है। अब चूंकि प्रेरण द्वारा आवेशन घटना में मैंने आपको क्या बताया था कि अपन क्या करते हैं, जब भी किसी आवेशित छड़ को लाते हैं या किसी आवेशित पार्टिकल को लेके आते हैं रॉड को, तो उसके अपोजिट चार्ज जनरेट होता है दूसरे वाले में। तो यहाँ पे आप पॉजिटिव लाए हो तो यहाँ पे नेगेटिव हो गया, यहाँ पॉजिटिव हो गया। क्योंकि अब आपने क्या किया, ये जो पार्ट है इस वाले पार्ट को आपने ग्राउंडेड कर दिया, क्योंकि पृथ्वी एक चालक की भांति व्यवहार करती है, तो यहां से पृथ्वी के अंदर से, अर्थ के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे,
और अर्थ के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकल के ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको क्या कर देंगे, पूरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। न्यूट्रलाइज जब कर देंगे तो यहां पर ये चार्ज क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस गोले के अंदर कौन सा आवेश बच रहा है, नेगेटिव आवेश। और ये जो आवेश है स्वयं के प्रतिकर्षण के कारण संपूर्ण गोले में फैल जाएगा। तो जो आपका उदासीन जो गोला था वो कैसा हो गया, आपका आवेशित हो गया, ऋणावेशित हो गया। ठीक है, तो आपने प्रेरण द्वारा आवेशन की घटना में क्या देखा, प्रेरण द्वारा आवेशन की घटना में हम किसी आवेशित चालक को अनावेशित चालक के संपर्क में नहीं लाते हैं, केवल उसके नजदीक लाते हैं, कांटेक्ट नहीं कराते हैं, स्पर्श नहीं कराते हैं, उनके बीच में गैप रखते हैं। तो जो अनावेशित चालक है उसमें विपरीत प्रकृति का क्या हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब सपोज कीजिए आपसे मान लीजिए राजस्थान बोर्ड में क्वेश्चन ये पूछा जाए, है ना, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि प्रेरण द्वारा आवेशन की घटना के कारण आप किसी धातु के गोले को किस प्रकार धनावेशित कर सकते हैं। प्रेरण द्वारा आवेशन की घटना के कारण आप धातु के गोले को किस प्रकार से धनावेशित कर सकते हैं। अब देखिए आपको गोले को कैसा करना है बेटा, धनावेशित करना है। ठीक है, आपको ये गोला है, ये आपका धातु का गोला रहा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको धनावेशित करना है। आप यहां एक धातु की छड़ लेके आ रहे हैं, प्रश्न में क्वेश्चन में कह रहा है कि आप किस प्रकार से ऋणावेशित करेंगे। तो आप यहां पे मान लीजिए ऋणावेशित आपसे पूछ रहा है किस प्रकार से धनावेशित करेंगे, है ना, ऋणावेशित वाला तो मैंने वो बता ही दिया। आपको धनावेशित करना चाह रहा है तो आप अपोजिट चार्ज की छड़ लेके आइए, लिया है, आप नेगेटिव रॉड लेके आए और इस नेगेटिव रॉड को आपने ऋणावेशित छड़ को इसके स्पर्श नहीं कराया। तो यहां देखिए इसके इस वाले पृष्ठ पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा बेटा, क्योंकि यहां नेगेटिव है, ऋणावेश है ना, और ऋणावेश अपनी ओर किसको आकर्षित करेगा, धनावेश को। तो ये ऋणावेश के कारण इसके पृष्ठ पर यहां पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा, धनावेश। ठीक है, और इस वाले पृष्ठ पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, ऋणावेश। देखो ये जो नेगेटिव रोड लेके आए हो आप, इस ऋणावेशी छड़ के कारण यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि ऋणावेश धनावेश को आकर्षित करेगा और ऋणावेश को प्रतिकर्षित करेगा, तो इधर ऋणावेश आ गया। आई बात समझ में। अब क्या करना है आपको धनावेशित करना है। ठीक है, आपने इस वाले पार्ट को ग्राउंडेड कर दिया, भूसंपर्कित कर दिया। पृथ्वी जो होती है वो बिहेव करती है किसकी तरह, एक चालक की तरह। अब यहां से चूंकि क्या है नेगेटिव चार्ज किसकी तरह बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो चार्ज है पूरा का पूरा वो पृथ्वी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब ये जो नेगेटिव चार्ज है वो पृथ्वी के अंदर चला गया, तो इस गोले के अंदर केवल कौन सा आवेश रह जाएगा, धनावेश। और स्वयं के प्रतिकर्षण के कारण क्योंकि ये तो चार्ज तो खत्म हो चुका है इस वाले पृष्ठ का, केवल इस वाले पृष्ठ पर धनावेश है, तो स्वयं के प्रतिकर्षण के कारण ये जो गोला है वो कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। तो देखो बेटा सबसे सिंपल बात समझने वाली आपको एक बात तो याद रखना है सब बच्चों को, कि अगर मान लीजिए कोई गोला है, ये गोला है ना। अब कई बच्चे कहते हैं सर कि सर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ नेगेटिव चार्ज है और मैंने इसको ग्राउंडेड कर दिया। ग्राउंडेड का मतलब होता है भूसंपर्कित। भूसंपर्कित का मतलब कोई एक सुचालक तार लिया आपने और उस सुचालक तार को क्या किया, इसके कांटेक्ट में लेके आए। एक सिरा तो उसका धातु के गोले सब स्पर्श करा दिया सुचालक तार का, और दूसरे सिरे को आपने क्या कर दिया, पृथ्वी के गर्भ में डाल दिया, अर्थिंग बना दी उसकी, पृथ्वी के संपर्क में लिया। तो चूंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, पृथ्वी सुचालक की भांति व्यवहार करती है, तो पृथ्वी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकल करके इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। और अगर मान लीजिए यहाँ पॉजिटिव होता और ये वाला चार्ज जो है आपका नेगेटिव होता, तब क्या होता, तब होता क्या, पृथ्वी क्या है, चालक की भांति व्यवहार करती है, पृथ्वी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये चार्ज जो है वो पृथ्वी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो अपन ने इस प्रकार से मेथड पढ़ा कि सिंपल बात है बेटा, देखो आवेश उत्पन्न करने की 3 विधियां पढ़ी हमने। पहला मेथड घर्षण द्वारा, रबिंग। ठीक है, क्या होता है, दो कुचालक वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं आप, घर्षण की प्रक्रिया करेंगे। जब घर्षण करेंगे तो एनर्जी जनरेट होगी, ऊर्जा उत्पन्न होगी, और ऊर्जा उत्पन्न होने के कारण एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण दूसरी वस्तु पर हो जाएगा।
अब एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण दूसरी वस्तु पर हो गया तो एक पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, दूसरे पर इलेक्ट्रॉन का अधिकता हो जाएगी, तो एक धनावेशित हो जाएगी, दूसरी ऋणावेशित हो जाएगी। हाँ, लेकिन आपको याद रखना इस प्रोसेस में आवेश संरक्षण नियम की पालना होती है। एक वस्तु पर जितने इलेक्ट्रॉन की कमी होती है दूसरी वस्तु पर उतने इलेक्ट्रॉन की क्या होती है बेटा, अधिकता होती है ना। दूसरा आपने पढ़ा कॉन्टैक्ट द्वारा चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन, सिंपल मेथड, कोई भी चार्ज पार्टिकल है उसको अनचार्ज पार्टिकल के टच करा रहे हो, कॉन्टैक्ट में ला रहे हो, तो सिंपल बात है जो चार्ज पार्टिकल है उससे चार्ज किसे पहुंच जाएगा, अनचार्ज पार्टिकल पहुंच जाएगा। अनावेशित वस्तु में आवेश उत्पन्न हो जाएगा, किसके कारण, आवेशित वस्तु के कारण। ठीक है, उसका तो मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया, सवाल भी बताया था। मान लीजिए कोई गोला है, इस पर है 20 माइक्रोकुलाम आवेश, दूसरा कोई गोला है इस पर है 60 माइक्रोकुलाम आवेश, दोनों अभी अलग अलग रखे हुए हैं, इसको मैं इसके कांटेक्ट में लेके आ जाऊं। अब दोनों को कांटेक्ट में लाने के बाद अलग करें और आपसे पूछे कि आवेश की मात्रा क्या रहेगी, सिंपल मेथड जोड़ने का, 20 प्लस 60/2 80/2, इसका मतलब 40 माइक्रोकुलाम, इसका मतलब पहले वाले पर, इस वाले पर भी कितना हो जाएगा 40 माइक्रोकुलाम, और इस पर भी कितना हो जाएगा 40 माइक्रोकुलाम। ठीक है, इसके बाद थर्ड मेथड पढ़ा हमने प्रेरण द्वारा आवेशन, इंडक्शन बोलते हैं इसको इंग्लिश मीडियम में। इंडक्शन के मेथड में क्या होता है, आपको या चार्ज पार्टिकल लाते हैं, एक आवेशित छड़ लाते हो, उसको अनावेशित धातु के गोले के नजदीक लाते हैं, लेकिन उसको इसके स्पर्श नहीं कराते हैं। कहने का मतलब किसी अनावेशित चालक में आवेशित चालक के द्वारा विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न करना। दोबारा सुनिए आप, अनावेशित चालक में आवेशित चालक के द्वारा विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न करना क्या कहलाता है, प्रेरण द्वारा आवेशन की घटना कहलाती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपन आवेश के गुणधर्म के बारे में। फर्स्ट देखिए आप, आवेश का गुणधर्म, आवेश क्या है, आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है, जैसे आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। अदिश राशियां क्या होती हैं, वे राशियां जिनमें परिमाण मौजूद हो केवल लेकिन दिशा मौजूद ना हो, कैसी राशियां होती हैं, अदिश राशियां। सेकंड जो गुणधर्म है इसका वो है आवेश की योज्यता। आवेश की योज्यता में क्या है कि मान लीजिए कोई भी एक बॉडी है, इस बॉडी के अंदर +2 माइक्रोकुलाम, -5 माइक्रोकुलाम, -6 माइक्रोकुलाम और +10 माइक्रोकुलाम आवेश है, और आपसे पूछा जाए कि कुल आवेश की मात्रा कितनी होगी, तो आवेश की योज्यता के अनुसार सिंपल मैथमेटिक्स रूप से इनको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो समेशन क्यू की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी आपके सामने, 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, 12 में से 11 गया तो आपके सामने जाएगा 1 माइक्रोकुलाम। ठीक है, तो कितना बच जाएगा उसमें 1 माइक्रोकुलाम। तो आवेश की योज्यता के अनुसार किसी भी निर्देश तंत्र में या किसी भी सिस्टम में आवेश का सिंपल मैथमेटिकल रूप से क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में, राजस्थान बोर्ड में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते हैं कि आवेश की निश्चरता से आप क्या समझते हैं। जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं स्टार्टिंग के, उसमें पूछते हैं कि आवेश की निश्चरता से आप क्या समझते हैं। तो बेटा ये आवेश की निश्चरता का मतलब क्या है, सुनिए, सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझाऊं मैं, तो यह है कि किसी भी निर्देश तंत्र में आवेश चुनाव के लिए स्वतंत्र होता है। कहने का मतलब आवेश पर वस्तु की चाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसी वस्तु पर जो आवेश की मात्रा विराम अवस्था में है वो ही मान गतिमान अवस्था में होगा। निर्देश तंत्र में आवेश जो होता है वो चुनाव के लिए क्या होता है, स्वतंत्र होता है। विराम अवस्था, क्यू विराम अवस्था इज इक्वल टू क्यू गतिमान अवस्था। विराम अवस्था में जो आवेश का मान है वो गतिमान अवस्था में आवेश के मान के बराबर होगा। आवेश पर वस्तु की चाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि द्रव्यमान पे पड़ता है, क्योंकि द्रव्यमान पे क्या होता है, अपेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार प्रभाव पड़ने लग जाता है। m इज इक्वल टू m0 अपॉन √ में 1 - v²/c²। द्रव्यमान जो होता है वस्तु की चाल पर प्रभावित होता है, लेकिन आवेश जो होता है वो कभी भी वस्तु की चाल पर प्रभावित नहीं होता। 3 प्रॉपर्टी बताई इसकी। प्रॉपर्टी नंबर 1, आवेश एक अदिश राशि है। सेकंड, आवेश की योज्यता,
आवेश की योज्यता में क्या है, किसी भी निर्देश तंत्र में जो आवेश होता है उसका सिंपल मैथमेटिकल रूप से क्या कर सकते हैं, हम एडिशन कर सकते हैं, बीजगणित योग कर सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी आपको जो बताई वो बताई मैंने आपको आवेश की निश्चरता के बारे में। आवेश की निश्चरता क्या होती है, किसी भी निर्देश तंत्र में जो आवेश होता है वो चुनाव के लिए क्या होता है, स्वतंत्र होता है। कहने का मतलब वस्तु पर आवेश का जो मान है वो वस्तु की चाल से परिवर्तित नहीं होता। जो आपको लिखा हुआ है क्यू विराम अवस्था इज इक्वल टू क्यू गतिमान अवस्था। इसके बाद देखिए आवेश संरक्षण सिद्धांत। इसके बाद नेक्स्ट देखिए चार्ज कंजर्वेशन रूल। आवेश संरक्षण सिद्धांत। आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या, देखिए इस सिद्धांत के अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट। आवेश को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, ये तो आप पढ़ चुके हैं 11th में, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो ठीक उसी तरह से आवेश संरक्षण का सिद्धांत ये है कि आवेश को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही आवेश को आप नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आवेश को एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। किसी भी निकाय का कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। पहला एग्जाम्पल, घर्षण विद्युत की प्रक्रिया आवेश संरक्षण नियम की पालना करती है। घर्षण विद्युत की जो प्रक्रिया है वो आवेश संरक्षण नियम की क्या करती है, पालना। आपको मैंने बताया था कि आपने कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा। कांच की छड़ को जब आपने रेशम के कपड़े से रगड़ा तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पे चला गया। अब से एक इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पे चला गया तो कांच की छड़ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई और रेशम के कपड़े पे एक इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो टोटल चार्ज कितना बना हुआ है, जीरो। टोटल चार्ज कितना बना हुआ है, जीरो। इसका मतलब निकाय का जो आवेश है वो क्या है, संरक्षित है। एग्जाम्पल और सेकेंड एग्जाम्पल, नाभिकीय अभिक्रियाएं, न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन ऑलवेज फॉलो चार्ज कंजर्वेशन रूल्स। नाभिकीय अभिक्रियाएं आवेश संरक्षण नियम की क्या करती है, सदैव पालना करती हैं। जैसे यूरेनियम बाण में 238 इसका विखंडन हुआ। यूरेनियम बाण में 238 इसका विखंडन हुआ तो देखो आपके सामने क्या जाएगा, 92। यूरेनियम बाण में 238 का विखंडन अगर हो रहा है तो ये दो पार्ट में बढ़ जाएगा। फर्स्ट थोरियम 90 234 प्लस 2He4 यूरेनियम बाण में 238 इसका विखंडन किया तो दो पार्ट में बढ़ गए। पहला थोरियम साथ में अल्फा पार्टिकल 2He4। अभिक्रिया से पहले आवेश की मात्रा 92, अभिक्रिया के पश्चात 90 और 2 बाण में। तो बताओ अभिक्रिया से पूर्व अभिक्रिया के पश्चात आवेश की मात्रा समान है, अलग अलग है, समान है। इसका मतलब नाभिक की अभिक्रिया क्या कर रही है, आवेश संरक्षण के नियम की क्या कर रही है, पालना कर रही है। और देखते हैं, देखो यदि बेटा किसी मेटल की सरफेस पर 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसी भी मेटल की सरफेस पर 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का 1.02 मेगा वोल्ट ऊर्जा का फोटोन डाला जाए तो उस धातु की सतह से दो कणों का उत्सर्जन होता है, -1E0 एंड +1E0। उस धातु की सतह से दो पार्टिकल्स का उत्सर्जन होता है। ये तो है आपका इलेक्ट्रॉन और ये है आपका पॉजिट्रॉन। जब भी किसी धातु की सतह पर 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फोटोन डाला जाए तो उस धातु की सतह से दो कणों का उत्सर्जन होता है, पहला पॉजिट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये कहलाता है युग्म उत्पादन, पेयर प्रोडक्शन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, पेयर प्रोडक्शन बोलते हैं। आपने मेटल की सरफेस पर 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फोटोन डाला। फोटोन के बारे में आप पढ़ चुके होंगे 11th क्लास के बारे में। फोटोन एक आवेश रहित और द्रव्यमान रहित कण होता है जिसकी एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू होती है। टोटल एनर्जी की बात करें तो ये होती है E इज इक्वल टू एन एच न्यू, वेर एन
n is the number of photon, h is the Planck constant. The value of Planck constant is equal to 6.62 into 10 to the power minus 34, and nu is the frequency, है ना। तो अगर हम नंबर ऑफ फोटोन n इज इक्वल टू 1 बात करें तो एक फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, इज इक्वल टू एच न्यू। तो अगर मैं मेटल की सरफेस पर 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का क्या डाल रहा हूं, फोटोन डाल रहा हूं, तो वहां से दो पार्टिकल्स अपने सामने आ रहे हैं। एक तो है आपका इलेक्ट्रॉन और दूसरा है आपका पॉजिट्रॉन। इसका मतलब पेयर प्रोडक्शन, युग्म उत्पादन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा, है ना। तो ये जो दोनों की दोनों चीजें उत्पन्न हो रही है युग्म के उत्पन्न रूप में उत्पन्न हो रही है। एक तो पॉजिट्रॉन उत्पन्न हुआ है +1 E0 और -1 E0। -1 E0 जो है आपका, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर इन दोनों को ऐड कर दें, मान लो सपोज करो इन दोनों को क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, +1 E0 जो कि पॉजिट्रॉन था प्लस -1 E0, अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें 1 - 1, ठीक है, ऊपर 0 में 0 ऐड किया, 1 में 1 ऐड किया, क्या हुआ 0, ठीक है, एटॉमिक नंबर 0 हो गया, चार्ज नहीं बचा, 0 0, मास नहीं बचा, क्या बन जाएगा दोबारा से एच न्यू। इसको कहते हैं युग्म विनाश, पेयर एनिलाइजेशन, युग्म विनाश। जब आपने मेटल की सरफेस पर 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का फोटोन डाला तो उस धातु की सतह से दो कण निकले, एक तो निकला इलेक्ट्रॉन और दूसरा निकला पॉजिट्रॉन। ठीक है, ये तो था युग्म उत्पादन। उसी धातु की सतह से आपने डाल करके दो पार्टिकल्स निकाले थे, उत्पादन किया था, लेकिन अगर उन दोनों पार्टिकल्स को दोबारा जोड़ दिया जाए, ये किया रहा पॉजिट्रॉन +1 E0, है ना, पॉजिट्रॉन, और दूसरा है -1 E0 इलेक्ट्रॉन, इन दोनों को आपने जोड़ दिया तो दोबारा से क्या जाएगा आपके सामने, फोटोन आ जाएगा एच न्यू। ठीक है, ये बेटा आपको मैंने आवेश के गुणधर्म बताया, आपके सामने प्रश्न आ जाएगी बोर्ड में, मान लो क्वेश्चन ही आ गया आपके सामने, बेटा ये कह रहा है आपसे वो 1 नंबर के आवेश के कोई 4 गुणधर्म लिखो 1 नंबर में। पहला, आवेश एक अदिश राशि होती है। दूसरा, आवेश की योज्यता होती है। तीसरा, आवेश हमेशा आवेश संरक्षण नियम की पालना होती है। चौथा, आवेश निश्चरता होती है। ठीक है, ये आपके सामने आ जाएगा, आवेश की निश्चयता के बारे में आपको बता दिया। अगला जो टॉपिक है आपका वो है स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। देखिए स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी में क्या होगा, स्वर्णपत्र जो विद्युतदर्शी है एक उपकरण है जिसकी सहायता से आवेश की मात्रा एवं आवेश की प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या होता है बेटा, ये कांच का जार है, कांच का जार, ठीक है, कांच का जार। इसमें कांच के जार में क्या होता है, एक रॉड लगी हुई होती है धातु की, ग्रीन से शो कर दिया मैंने, ठीक है, उसका एक सिरा बाहर निकला हुआ होता है, जो सिरा बाहर निकला हुआ होता है उस पर एक धातु की घुंडी लगा दी मैंने, निचले वाले सिरे पर स्वर्ण पत्र लगा दिया, स्वर्ण पत्र का मतलब सोने की पत्तियां लगा दी, कार्क के द्वारा आपने इसको बंद कर दिया, सपोज कीजिए, ठीक है, ये आपकी धातु की छड़ है, धातु की छड़, और ये है आपके सामने दोनों के दोनों स्वर्ण पत्र, स्वर्ण पत्र का मतलब सोने की पत्तियां, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे आप, इसमें यहां कांटेक्ट में लेके आएंगे आप चार्ज को, एक धनावेशी छड़ लेके आए, और धनावेशी छड़ को जब आप इसको इसके स्पर्श कराएंगे, इसके कांटेक्ट में लेके आएंगे, तो जैसे मैंने आपको बताया था कौन सी विधि काम में आएगी, चालन द्वारा आवेशन, कांटेक्ट में आ रहा है तो जो आवेश है उस धातु की छड़ में से होता हुआ कहां पहुंच जाएगा, सोने की
पत्तियों पर, और जब सोने की पत्तियों पर पहुंच जाएगा तो सोने की पत्तियों में क्या उत्पन्न हो जाएगा, फैलाव उत्पन्न हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या देखा आप लोगों ने कि समान आवेश एक दूसरे को सदैव क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। इसमें जो प्रश्न बनता है बेटा वो मोस्टली ये बनता है, जिससे पूछेगा आपसे कि स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी में स्वर्ण पत्र के स्थान पर यदि तांबे की पत्तियां प्रयुक्त की जाए तो उसकी सुग्राहिता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसकी सुग्राहिता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, सुग्राहिता घट जाएगी। क्योंकि देखो गोल्ड जो है वो एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसके सबसे पतले पात तार बन सकते हैं। पत्ती जितनी पतली होगी तभी तो फैलाव होगा, है ना। अगर तांबे की पत्ती या किसी और पत्ती को आप काम में लोगे तो स्वर्ण पत्र जो विद्युतदर्शी है उसकी सुग्राहिता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज आपके सामने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 1 लेक्चर लिया था। नेक्स्ट लेक्चर अपन बाद में लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।